तो रूस की जमीन पिछले 8 दिनों से यूक्रेनी हमलों की वजह से बार बार धधक रही है। इन हमलों में यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है, तो वही अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से भी रूस पर हमला हुआ। रूस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नेटो देशों के हथियारों से रूस पर हमले का बदला हथियार सप्लाई करने वाले देश से लिया जाएगा। अब स्टॉर्म शैडो से हमले की पुष्टि के बाद एक बार फिर क्रेमलिन में ब्रिटेन से बदले का प्लान तैयार हो रहा है। रूस ब्रिटेन में वैसा ही नुकसान चाहता है जैसा उसकी मिसाइलों से रूस में हुआ है। रूस की जमीन पर हुए एक एक धमाके का हिसाब शुरू हो चुका है। रूस के बदले का पहला अध्याय भी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन रूस में हुई इस तबाही का गुनहगार पुतिन सिर्फ यूक्रेन को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमले में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया और अटैक एमएस का भी। इसलिए इन धमाकों का बदला ब्रिटेन और अमेरिका से भी लेने का प्लान तैयार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन में ब्रिटेन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने पर मुहर लगी है, क्योंकि हमलों में 6 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया गया। रूस में यूक्रेन से हमले का सिलसिला मंगलवार रात को भी जारी रहा। यूक्रेन से फिर 1200 किलोमीटर दूर तक हमले की कोशिश हुई। रूस के सैन्य बेस और ऑयल रिफाइनरी पर निशाना साधकर हमला किया गया। हालांकि रूस अब ज्यादा सतर्क था, इसलिए यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों को गिराने में कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी रूस की जमीन पर धमाकों का सिलसिला जारी रहा। रूस के वोल्गोग्राद में एक तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और आग लग गई। रेगिस्तान में एक गोदाम पर यूक्रेनी ड्रोन गिरा और जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। तंबोव में एक फैक्ट्री के ऊपर ड्रोन गिरा, जिसके बाद भयंकर आग लग गई। ड्रोन की आवाज सुनकर कुछ लोग घर से बाहर आकर वीडियो बना रहे थे, तभी ड्रोन अचानक नीचे गिरा और फिर जोरदार धमाका हुआ। रूस में रविवार से ही ऐसे हमले जारी हैं और रह रहकर तबाही मच रही है। यूक्रेन में बुधवार की सुबह मिसाइलों की बरसात की वजह ये तमाम हमले हैं। सोमवार की रात को एंगल्स में तेल डिपो पर एक बार फिर हमला किया गया। यहां 5 दिनों से आग लगी थी। कजान में गैस भंडार पर ड्रोन गिरा और फिर भयंकर आग लग गई। रूस के तुला में सेना के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया और इमारत में आग लग गई। ब्रियांस्क में हाइमर्स के रॉकेट से हमला हुआ और धमाके के बाद आग लग गई। एंगल्स के साथ ही यूक्रेन ने लंबी दूरी वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया था और कजान में भी हमले हुए। यहां एक गैस स्टोरेज बेस को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हुआ। रूस के तुला के आसमान में भी यूक्रेन के कई ड्रोन दाखिल हुए और रूसी सेना के एक अस्पताल को तबाह कर दिया गया। अस्पताल की छत में भयंकर आग लगी और अस्पताल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। मंगलवार की रात भी रूस को बड़े जख्म देने की तैयारी थी। अब आपको यूक्रेन के लेटेस्ट हमलों के बारे में बताते हैं। तो यूक्रेन से रूस पर हमले का सिलसिला जारी है। मंगलवार की रात रूस के रेगिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन एक फर्नीचर गोदाम पर गिरा, जिससे भयंकर आग लग गई। इसके बाद आग आसपास के 4 अपार्टमेंट तक फैल गई। आग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 4 अपार्टमेंट खाली कराए गए। आग की वजह से अपार्टमेंट के कई फ्लैट जल गए। रूस के तंबोव सैन्य बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सैन्य बेस पर हमला नाकाम रहा। सैन्य बेस से जैमिंग गन से हमले के बाद ड्रोन एक अल्कोहल फैक्ट्री में गिरा, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि फैक्ट्री में विस्फोटक बनाए जा रहे थे। तातारस्तान में भयंकर आग और लगातार 2 हमलों के बाद तीसरी बार फिर हमले की कोशिश की गई। तातारस्तान यूक्रेनी सीमा से 1200 किलोमीटर दूर है। सोमवार को भी यहां 2 जगहों पर ड्रोन हमला किया गया था। यूक्रेन ने यहां फिर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले की कोशिश की। रूस की जमीन पर होने वाला हर धमाका अब पूरी दुनिया को डरा रहा है।
यूक्रेन से हवा में निकलने वाली हर मिसाइल एक महायुद्ध की चिंगारी मानी जा रही है। क्योंकि यूक्रेन जितनी मिसाइलें दागेगा, रूस को जितना बड़ा नुकसान होगा, पुतिन का इंतकाम उतना ही बड़ा रहने वाला है। रूस की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ब्रिटेन ने अपनी मिसाइल पर फैसला नहीं बदला। यूक्रेन अटैकर्स और स्टॉर्म शैडो से हमले कर रहा है। रूस में यूएस और ब्रिटेन की मिसाइल से तबाही हो रही है। रूस की जमीन पर उठने वाली आग की लपटें पूरे यूरोप को जला सकती हैं। रूसी जमीन पर हो रहे धमाके यूरोप के कई देशों का सुकून छीन सकते हैं। लेकिन सबसे पहला टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। क्योंकि आग की इन लपटों की एक वजह ब्रिटिश मिसाइलें भी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रियांस्क में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। केमिकल फैक्ट्री को यूक्रेन ने निशाना बनाया। फैक्ट्री में विस्फोटक का प्रोडक्शन हो रहा था। रूस के लिए ब्रियांस्क की फैक्ट्री बेहद अहम थी, क्योंकि इसी फैक्ट्री से आर्टिलरी के लिए विस्फोटक की सप्लाई की जाती थी। मिसाइल की वॉरहेड के लिए विस्फोटक बनाने का काम भी इसी फैक्ट्री में हो रहा था। अब पुतिन ब्रिटेन को इससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रूस ने ब्रिटेन पर हमले की तैयारी बहुत पहले कर ली थी। बेलारूस में रूस की मिसाइलें और फाइटर जेट की तैनाती इसी मकसद से है। पिछले कई दिनों से रूस ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक अपने एटमी बेस को अलर्ट मोड में रखा है। ये नेटो के लिए सीधा संदेश है कि रूस कभी भी परमाणु तबाही लाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त यूक्रेन के 20 प्रांत विनाश की बड़ी आग में जल रहे हैं। आज सुबह सुबह रूस ने यूक्रेन में जो हमला किया वो रूस के चंद बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। रूस ने 60 से ज्यादा मिसाइलों और 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर यूक्रेन को दहला दिया। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने और नेटो के हथियार गोदाम है। ये हमले का पहला राउंड बताया जा रहा है। आशंका है कि आज आधी रात रूस यूक्रेन विनाश का दूसरा चरण शुरू कर सकता है। 2025 में यूक्रेन की धरती विनाश की आग में बुरी तरह से जल रही है। 2025 में रूस ने पहली बार यूक्रेनी प्रांतों का ऐसा संहार किया है। 2025 की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन के मध्य रात्रि हमलों का विध्वंसक बदला ले लिया है। जलते शहर, भस्म होती इमारतें, खाक होते हथियार गोदाम। राख में बदले एनर्जी ठिकाने। Ебать, это четвертая нахуй! विनाश का यह भयावह मंजर इस बात का गवाह है कि यूक्रेन में बहुत बड़ा जलजला आ गया है। रूस ने यूक्रेन में किस तरह से तबाही मचाई है, उसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पुतिन सेना ने 5 घंटों तक यूक्रेन में बारूदी वर्षा की। 5 चरणों में संपूर्ण यूक्रेन में वज्रपात किया गया। रूस ने हमले के लिए 5 तरह के प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल किया। हवा से 14 परमाणु बॉम्बर्स ने मिसाइल की बरसात की। यूक्रेन में रूस ने 60 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर तबाही मचाई गई।
इसी के साथ पूर्व से लेकर पश्चिम तक यूक्रेन के शहर, उसके प्रांत जलने लगे। यूक्रेन में रूस का यह हमला 5 घंटे के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला क्यों कहा जा रहा है, अब इसे समझिए। रूस के 6 Tu-95 परमाणु बॉम्बर ने KH-101 क्रूज मिसाइलों की बरसात की। रूस के 8 Tu-22 बॉम्बर ने KH-22 क्रूज मिसाइलें गिराकर यूक्रेन को दहला दिया। Su-57 से KH-22 मिसाइलें फायर की गई। MiG-31 से किंजल मिसाइलों से विस्फोट किया गया। काला सागर से रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई। बेलगोरोद से रूस ने स्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर हमला किया। मिसाइल वर्षा के साथ साथ यूक्रेन में 5 घंटे तक ड्रोन भी बरसते रहे। रूस के इसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में आपातकाल लग गया। रूस ने कीव में ज़ेलेंस्की के दफ्तर के पास धमाका किया। रूसी हमले से कीव में एनर्जी ठिकाना तबाह हो गया। लवीव में रूस के विस्फोट से पावर स्टेशन में आग लग गई। चेर्निहिव में रूस के हमले से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। चेरकासी में यूक्रेनी सेना का हथियार गोदाम जल गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की 2 गैस पाइपलाइन तबाह हो गई। खमेलनित्स्की में रूस ने यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों को जला दिया। विनित्सिया में रूस के हमले से 3 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूसी सेना का यह ज़लज़ला यूक्रेन के उन हमलों का बदला है जिससे रूस के कई प्रांत एक हफ्ते से लगातार दहल रहे थे। तो रूस ने 5 चरणों में ऑल राउंड अटैक कर यूक्रेन को बुरी तरह से दहला दिया। हमले की शुरुआत सुबह 6:30 बजे हुई। रूस ने KH-101 क्रूज मिसाइल दागी। यह मिसाइल सूमी से होकर निकल गई। हमले का दूसरा चरण सुबह 7 बजे शुरू हुआ। दूसरे चरण में रूस के 14 परमाणु बॉम्बर ने क्रूज मिसाइलों की बरसात की। हमले में 6 Tu-95 और 8 Tu-22 बॉम्बर शामिल हुए। इतना ही नहीं, रूस ने सुखोई 57 और MiG-31 से किंजल मिसाइलें भी फायर की। सुबह 8 बजे हमले का तीसरा चरण लॉन्च हुआ। इस चरण में रूस ने काला सागर से कैलिबर मिसाइलों की बरसात की। इस बार यूक्रेन में रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने तबाही मचाई। सुबह 8:30 बजे हमले का चौथा चरण शुरू हुआ। इस बार रूस ने बेलगोरोद से स्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूक्रेन में आसमान, जमीन और समुद्र से लगातार 2 घंटों तक मिसाइलों की वर्षा होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 60 से ज्यादा मिसाइलें गिराई। 5वें और अंतिम चरण के तहत रूस ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। लगभग सुबह 11:30 बजे तक, यानी रूस ने लगातार 5 घंटे तक ड्रोन हमले किए। रूसी हमले से यूक्रेन के 25 से ज्यादा इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। ज़ेलेंस्की को पूरे यूक्रेन में 24 घंटे के लिए आपातकाल लगाना पड़ा है। आशंका है कि रूसी सेना आधी रात को हमले का दूसरा राउंड शुरू कर सकती है। रूसी सेना ने पूर्वी, मध्य और पश्चिमी यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। खार्किव, सूमी, पोल्टावा, चेरकासी, ज़ेपोरिज़िया, नीप्रो, किरोवोग्राद, मिकोलेव और खेरसोन। पूर्वी और मध्य यूक्रेन के ये वो प्रांत हैं जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और एनर्जी सेक्टर को तबाह किया। लेकिन सबसे भीषण हमले पश्चिमी यूक्रेन में किए गए।
वही पश्चिमी यूक्रेन जहां नेटो के हथियारों का भंडार है। कीव, लवीव, वेसेलकीव, खमेलनित्स्की, इवानो फ्रैंकोविस्क और वेनेत्सिया, ये पश्चिमी यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां कई बड़े हथियार गोदाम हैं। पश्चिमी यूक्रेन पोलैंड से सटा हुआ है। पोलैंड के जरिए ही नेटो के हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं। लिहाजा रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर नेटो के हथियारों को जलाने का प्रयास किया। यूक्रेनी फोर्स रूसी धरती पर पश्चिमी देशों के हथियारों से लगातार हमले कर रही है। पश्चिमी यूक्रेन में ही नेटो के हथियारों को स्टोर किया जाता है। इसके बाद यहीं से नेटो के हथियार यूक्रेनी सेना को सप्लाई होते हैं। यही वजह है कि रूस ने इस बार यूक्रेन के उस क्षेत्र को निशाना बनाया है जहां विदेशी हथियारों का गोदाम है। पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा बारूदी वर्षा का कारण यही है। रूस ने जबरदस्त हमले इसलिए शुरू कर दिए हैं क्योंकि 20 जनवरी से अमेरिका में ट्रंप शासन की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप सत्ता में आते ही युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। लिहाजा पुतिन और उनकी सेना उससे पहले ही यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहती है। ऐसे में आने वाले 5 दिन यूक्रेन के लिए कयामत के दिन साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूसी धरती पर यूक्रेन का पलटवार, बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स का हमला। यूक्रेनी सेना ने 90 ड्रोन फायर किए। यूक्रेन के हमलों से दहला बेलगोरोद। रूस ने यूक्रेन पर जो प्रहार किए, उनकी शॉक वेव पूरे यूरोप सहित अमेरिका तक पहुंची है। सुबह 6:30 बजे जैसे ही रूस के हमले शुरू हुए, उसके 5-7 मिनट बाद ही पूर्वी यूरोप के कई देशों में रेड अलर्ट जारी हो गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बड़े हमले के संकेत देने शुरू कर दिए। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में आपातकाल लागू कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी रूस के स्वॉर्म मिसाइल अटैक। इन देशों में डर फैल गया कि पुतिन ने यूरोप पर हमला शुरू कर दिया है। आखिर क्यों इन देशों में आपातकाल लगाया गया? क्यों वॉशिंगटन और ब्रसेल्स में आपात बैठक बुलानी पड़ी? इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे ही रूसी मिसाइलें यूक्रेन की वायु सीमा में पहुंची, वैसे ही पूरे यूरोप में पुतिन के आक्रमण का डर फैल गया। जैसे ही यूक्रेन की जमीन पर धमाके होने शुरू हुए, उनकी धमक और गरज वार्सा, बुडापेस्ट और ब्रसेल्स तक फैल गई। यूक्रेन की जमीन पर रूसी बारूद से लपटों के गुबार नजर आने लगे और इनकी आंच वॉशिंगटन तक पहुंचने लगी। जनवरी की सुबह यूक्रेन पर हमले होते ही वॉर्सो, बुडापेस्ट, ब्रसेल्स, वॉशिंगटन, विल्नियस, रीगा और तालिन में हॉटलाइन की घंटियां गूंजने लगी। वजह थी रूस के स्वॉर्म मिसाइल हमले, क्योंकि ट्रंप की सत्ता वापसी के 4 दिन बाकी हैं और ट्रंप की वापसी को यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। सुबह 6:30 बजे जैसे ही रूस के हमले शुरू हुए, तो कई देशों में एक साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम के सायरन गूंजने लगे। रूसी मिसाइलें जैसे ही कीव और लवीव के एयर स्पेस में पहुंची, पोलैंड के एंटी मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही लिथुआनिया के एंटी मिसाइल सिस्टम अलर्ट हो गए। लिथुआनिया के साथ लातविया और एस्टोनिया में भी अलर्ट सायरन बजा दिए गए। हंगरी ने भी अपने रडार एक्टिवेट कर दिए। क्योंकि रूस ने एक साथ कई चरण में मिसाइल हमले शुरू किए, तो इन देशों को लगा कि रूसी मिसाइलें उनकी जमीन तक पहुंच सकती हैं। खमेलनित्स्की, लवीव जैसे पोलैंड की सीमा से सटे शहरों में धमाके होने के बाद पोलैंड को अपने फाइटर जेट उड़ाने पड़े। पोलैंड की वायुसेना ने एक स्क्वाड्रन F-16 फाइटर जेट को उड़ने के आदेश दिए।
2.5 घंटे तक ये फाइटर जेट यूक्रेन पोलैंड की वायु सीमा में गश्त लगाते रहे। इनका मिशन था पोलैंड की वायु सीमा में आने वाली रूसी मिसाइलों को नष्ट करना। सुबह करीब 6:58 पर पोलैंड सहित बाल्टिक देशों ने नेटो मुख्यालय को अलर्ट कर दिया। पोलैंड से हालात का अपडेट ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय को दिया गया। इसके साथ ही नेटो मुख्यालय से तीनों बाल्टिक देशों में संपर्क साधकर मामले का अपडेट दिया। नेटो की आपात बैठक में सेनाओं को हर स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया। इस मिसाइल हमले के बाद अमेरिका में भी हलचल बढ़ गई। व्हाइट हाउस और पेंटागन में फोन बजने लगे। दरअसल पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और हंगरी के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बड़े मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया था। इन देशों की चिंता थी कि रूसी मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रूस ने अपने अजेय हथियारों से हमले किए थे। तो रूस ने हमले के लिए ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जिन्हें रोकने में यूक्रेन के पड़ोसी देश सक्षम नहीं है। इनमें पहली मिसाइल थी किंजल। यह रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार 12,200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। विशेषता यह है कि इसका नेटो का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सटीक वार करने से इसको नहीं रोक सकता है। दूसरी मिसाइल थी P-800 ऑनिक्स। यह रूसी नेवी की क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार 3,180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी विशेषता है कि यह जमीन से 50 से 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए एडवांस रडार को चकमा दे सकती है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। रूस की तीसरी मिसाइल थी KH सीरीज की 101 और 22। इन्हें भी रूसी नेवी के शिप से फायर किया गया। इनकी रेंज 280 किलोमीटर तक होती है और रफ्तार 1050 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। क्रूज सिस्टम होने की वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ रूस ने स्कैंडर मिसाइल सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया। यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी विशेषता है कि मिसाइलें स्टेल्थ तकनीक से लैस होती हैं। इनकी रेंज 500 किलोमीटर तक होती है और रफ्तार है 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्हें भी डिफेंस सिस्टम से गिराना मुश्किल होता है। यूक्रेन पर रूस पहले भी इन मिसाइलों से हमले करता रहा है, लेकिन डर फैलने की वजह है कि एक साथ 5-6 चरणों में हमले किए गए। इसके साथ ही यूरोपीय देशों के पास एयर डिफेंस सिस्टम की भी कमी है। रूस पहले भी यह साबित कर चुका है कि उसके लिए पोलैंड का आसमान अभेद्य नहीं है। सत्रह नवंबर 2022 को रूस की एक मिसाइल पोलैंड के सीमाई गांव में गिरी। इस मिसाइल को रोकने में पोलैंड के डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। 16 दिसंबर 2022 को रूस की KH-55 मिसाइल पोलैंड के बिदगोस्ट शहर के बाहर गिरी। पोलैंड सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। चरवाहों की एक टोली ने मिसाइल गिरने की जानकारी दी। इन दो घटनाक्रमों के बाद पोलैंड की पूरी सरकार हिल गई और कहा जाने लगा कि पोलैंड उतना सुरक्षित नहीं है जितना सरकार दावा करती है। करीब 3 साल की यूक्रेन जंग और अमेरिका की मल्टी फ्रंट जंग के चलते यूक्रेन के पड़ोसी देशों का रक्षा कवच ध्वस्त हो चुका है। इसकी वजह है यूक्रेन को लगातार डिफेंस सिस्टम मिसाइलों की सप्लाई और इन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों को रीलोकेट किया जाना। इजरायल को मदद देने के लिए अमेरिका ने नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक से अपने डिफेंस सिस्टम इजरायल भेज दिए। इसके साथ ही ईस्टर्न फ्लैंक के लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड के डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें यूक्रेन को दी जाती रही। इन 3 साल में ईस्टर्न फ्लैंक के इन देशों की मिसाइल भंडार बड़ी तादाद में घटे हैं।
यही वजह है कि पुतिन के मिसाइल हमले होते ही पूर्वी यूरोप के इन देशों में हमले का डर फैल गया और वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो एक तरफ रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को दहला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन को 3 टुकड़ों में विभाजित करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। मॉस्को से आ रही खबरों की माने तो 20 जनवरी के बाद किसी भी दिन पुतिन और ट्रंप के बीच सीक्रेट मीटिंग हो सकती है, जिसमें पुतिन सीज फायर के बदले यूक्रेन को खंड खंड करने की शर्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेंगे। दावा है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन के किसी हिस्से पर कब्जे तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि उन्होंने 2025 में यूक्रेन के अस्तित्व को ही मिटाने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन पर रूस के ये हमले ज़ेलेंस्की शासन के अंत का प्रथम चरण है, जो यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त होने के साथ खत्म हो जाएगा। ये हमले इस बात की गवाही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के अंत का अभियान शुरू कर दिया है, वो अभियान जो यूक्रेन को खंड खंड में बांट देगा और उसकी संप्रभुता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ज़ेलेंस्की शासन का खात्मा और यूक्रेन का खंड खंड होना कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि इसकी मुनादी खुद क्रेमलिन से हुई है। यह ऐलान पुतिन के बेहद करीबी मित्र निकोलाई पेत्रुशेव ने किया है। पेत्रुशेव ने एक इंटरव्यू के दौरान 2 मुद्दों को लेकर बात की। नंबर 1 यूक्रेन, नंबर 2 मोल्दोवा। यूक्रेन को लेकर उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। पहली, 2025 के अंत तक यूक्रेन संप्रभु राज्य नहीं रह जाएगा। दूसरी, 2025 में यूक्रेन के कई खंड हो सकते हैं। तीसरी, संभव है आने वाले सालों में यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। मोल्दोवा को लेकर भी उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। पहली, मोल्दोवा की रूस विरोधी नीति उसके अंत का कारण होगी। दूसरी, मोल्दोवा किसी न किसी देश का हिस्सा बन जाएगा। निकोलाई पेत्रुशेव के इन शब्द को रूसी राष्ट्रपति की वाणी माना जा रहा है, जिसकी वजह है कि पेत्रुशेव का उनका बेहद करीबी होना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव भी रह चुके हैं। निकोलाई पेत्रुशेव ने 20 जनवरी के बाद संभावित पुतिन और ट्रंप की पहली बातचीत को लेकर भी खुलासा किया है। उन्होंने ट्रंप और पुतिन की बैठक को लेकर 2 बड़ी बातें कही हैं। पुतिन ट्रंप से सिर्फ यूक्रेन के भाग्य पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत में यूक्रेन या यूरोपीय देश शामिल नहीं होंगे। साफ है, पुतिन तय कर चुके हैं कि बाइडेन हो या ट्रंप, इस जंग का अंत वो अपनी शर्तों पर करेंगे, जिसके मूल में यूक्रेन का खंड खंड होना छिपा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के साथ बैठक में पुतिन यूक्रेन को 3 भागों में विभाजित करने वाला प्लान सार्वजनिक कर सकते हैं, जिसकी रूपरेखा उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही अपनी वॉर डायरी में खींच ली थी। सवाल है कि पुतिन का प्लान क्या है, वो भी आपको बताते हैं। रूस पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा चाहता है, खासतौर से नीपर नदी के पूरे इलाके पर वो अपना अधिकार चाहता है, जिसमें कीव से लेकर खार्कीव तक का पूरा इलाका होगा, यानी कीव, चेर्निहिव, सुमी, फिर आगे खार्कीव, इसके बाद पोल्टावा, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन से आगे ओडेसा तक रूसी ध्वज लहराएगा। दूसरा भाग मध्य यूक्रेन होगा, जिसमें नीपर नदी से पश्चिम की तरफ का इलाका शामिल है। ये एक स्वायत्त देश बनेगा, लेकिन यहां रूस के प्रभुत्व वाली सरकार बनाई जाएगी। तीसरा भूभाग पश्चिमी यूक्रेन का होगा। रूस इसे हमेशा विवादित हिस्सा रखना चाहता है। यूक्रेन के इस हिस्से पर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया का आधिपत्य होगा।
यही वजह है कि पुतिन हर हाल में पूर्वी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ट्रंप के चुनाव जीतने के साथ ही मिशन शुरू कर दिया था, जो अब रंग भी लाने लगा है। पूर्वी यूक्रेन के सबसे अहम शहर पोक्रोवस्क से रूसी सेना महज 1 किलोमीटर दूर है। वो दक्षिण की तरफ से पोक्रोवस्क की तरफ आगे बढ़ रही है। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क को जोड़ने वाले 2 हाईवे को काट दिया है। इसके अलावा कुपियांस्क शहर से भी रूसी सेना महज 2 किलोमीटर दूर है। पास में मौजूद तेरनी शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पुतिन के प्लान की सफलता के लिए जितना जरूरी पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा है, उतना ही जरूरी है कुर्स्क की जमीन को यूक्रेन मुक्त बनाना, जिसके लिए अपने मित्र किम के साथ मिलकर पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुर्स्क को खाली करवाने के लिए रूस ने सुत्जा के आसपास बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ये वीडियो सुत्जांस्की का है, जहां रूस ने सड़क किनारे छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला कर उन्हें खत्म कर दिया। एक तरफ कुर्स्क में रूसी सेना एयर अटैक कर रही है, वहीं कोरियाई सैनिक भी यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। कोरियाई सैनिक करो या मरो के एजेंडा के साथ जंग में उतरे हैं। किम के आदेश के मुताबिक वो या तो यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर रहे हैं या फिर पकड़े जाने की स्थिति में खुद को बम से उड़ा रहे हैं, जिसका खुलासा दक्षिण कोरिया और जापान से आई हालिया रिपोर्ट्स में किया गया है। दक्षिण कोरिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पकड़े जाने पर उत्तर कोरियाई सैनिक खुद को बम से उड़ा रहे हैं। वहीं जापान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पकड़े जाने पर कोरियाई सैनिक अपने चेहरे के पास विस्फोट कर रहे हैं, ताकि मौत के बाद उनकी पहचान ना हो सके। साफ है, पुतिन जानते हैं कि ट्रंप के लिए यूक्रेन युद्ध खत्म करना बेहद जरूरी है। ऐसे में वो बातचीत की मेज पर जाने से पहले हर गेंद अपने पाले में रखना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें किसी की भी बलि क्यों ना देनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, बड़ी खबर है, आज रात गाजा युद्ध विराम ऐलान संभव है। कतर के पीएम कर सकते हैं ऐलान। आज रात कतर पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। युद्ध विराम शर्तें फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। तो आज रात गाजा युद्ध विराम का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आज रात कतर के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि किन शर्तों पर यह युद्ध विराम हो रहा है, इनको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बंधक छोड़ने के लिए राजी होने के बाद ये हो रहा है ऐसा। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच समंदर में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। बाल्टिक सागर और काला सागर में रूस और नेटो फिलहाल एक दूसरे पर सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं, लेकिन कभी भी यह तनाव बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। बाल्टिक में नेटो ने 10 युद्धपोत तैनात करने का फैसला लिया है, तो वहीं रूस की तरफ से बार बार अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। समंदर की खामोशी टूटी तो दुनिया के सामने हालात ऐसे ही होंगे। ब्लू बैटल जोन से धमाकों की शुरुआत कभी भी हो सकती है, क्योंकि एक बड़े इलाके में पिछले कई दिनों से गर्माहट बढ़ती जा रही है। रूस और नेटो देशों की अदावत में तनाव के 2 बड़े केंद्र हैं।
पहला है बाल्टिक सी और दूसरा है काला सागर। इन दोनों जगहों पर नेटो और रूस का आमना सामना कभी भी हो सकता है। फिलहाल दोनों जगहों पर सीक्रेट तरीके से हमलों की शुरुआत भी हो चुकी है। बाल्टिक सागर में रूस के जहाज सीक्रेट तरीके से पावर और कम्युनिकेशन केबल पर हमला कर रहे हैं। तो वहीं काला सागर में यूक्रेन के नाम पर नेटो का हमला जारी है। इन दोनों जगहों पर नेटो और रूस के बीच कभी भी खुली जंग का ऐलान किया जा सकता है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि बाल्टिक सी में नेटो ने निगरानी बढ़ा दी है। नेटो के वॉरशिप और जासूसी विमान गश्त करने लगे हैं। बाल्टिक सी में अंडर सी केबल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले 2 महीने में बाल्टिक सी में 8 अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचा है। खुलासा हुआ है कि एक रूसी मालवाहक जहाज कई सप्ताह तक प्रशांत महासागर में समुद्र के नीचे संचार केबलों के ऊपर मंडराता रहा, जिससे केबल में तोड़फोड़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब नेटो के 10 युद्धपोत दिन रात बाल्टिक में मौजूद रहेंगे। युद्धपोत से बार बार ड्रोन से निगरानी की जाएगी। रूस और चीन के मालवाहक जहाज पर खास नजर रहेगी। बाल्टिक में तनाव की सबसे बड़ी वजह है रूस की शैडो फ्लीट। यह मालवाहक जहाजों का ऐसा बेड़ा है जिसे रूस दूसरे देशों की आड़ लेकर चला रहा है। ऐसे टैंकर और जहाज लंगर गिराकर समुद्र में बिछी तारों को नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले दिनों 26 दिसंबर को फिनलैंड की मरीन पुलिस ने रूस के पोर्ट से रवाना हुए ईगल एस तेल टैंकर को सीज किया। बाल्टिक सागर में रूस के तेल टैंकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में भी फेरबदल कर रहे हैं। समुद्री सीमा की मार्किंग करने वाले बाई भी रूसी तेल टैंकर हटा रहे हैं। बाई पानी पर तैरता एक परिवहन सूचना यंत्र होता है। इससे जल क्षेत्र में सीमा की मार्किंग की जाती है। सेफ वाटर जोन मार्क किए जाते हैं। इसके साथ ही नावों को संकेत दिए जाते हैं। तेल टैंकरों के साथ साथ रूसी सेना ने भी बाल्टिक में नेटो जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस की नेवी बाल्टिक सागर से गुजरने वाले जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक हमले कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से मोबाइल कम्युनिकेशन ठप किया जा रहा है। इसके साथ ही शिप ट्रैकिंग सिस्टम पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे बाल्टिक सागर में जल परिवहन बाधित हो रहा है। नेटो देशों के युद्धपोत इससे प्रभावित हो रहे हैं। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। एक तरफ रूस ने तनाव बढ़ाया है तो दूसरी तरफ नेटो देश क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन से हमले करवा रहे हैं। रूसी ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन के जरिए बेहद कमजोर किया गया, जिसका बदला लेने के लिए रूस काला सागर में ताकत बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। 48 घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के मसौदे पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद यह मसौदा हमास के पास भेजा गया, लेकिन अभी तक सीज फायर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इजरायल का दावा है कि हमास की तरफ से मसौदे पर कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। वही अरब मीडिया की माने तो हमास सीज फायर एग्रीमेंट के लिए तैयार है, लेकिन इन सब के बीच गाजा में गदर अब भी जारी है। बीते 16 महीने से बारूद के बीच जीते लोगों को नई उम्मीद जगी है। उम्मीद गाजा में शांति की। सीज फायर की खबरों के बीच गाजा में जश्न शुरू हो चुका है। दरअसल हमास और इजरायल बंधक समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच एक स्पष्ट युद्ध विराम पर लगभग बात बन गई है। किसी भी वक्त सीज फायर का ऐलान हो सकता है। कुछ घंटे पहले कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजरायल और गाजा सीज फायर के बेहद करीब हैं, लेकिन जब तक ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने
गाजा मिस्र बॉर्डर के पास फिलाडेल्फी कॉरिडोर से सैनिकों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल गाजा में मौजूद नेत्जारिम कॉरिडोर से भी सैनिकों को वापस बुलाया जाने लगा है। दावा है कि सीजफायर का ऐलान होते ही इजरायली सेना इन इलाकों को खाली कर देगी। इधर सीजफायर को लेकर इजरायल में भी हलचल बेहद तेज है। बीती रात नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। दावा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बंधकों के परिवारों को पत्र भी भेजे गए हैं, जिनमें जल्द सीजफायर होने की बात कही गई है। कतर से लेकर अमेरिका और इजरायल तक से सीजफायर जल्द होने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि बीते 48 घंटे से हमास खामोश क्यों है। दरअसल 48 घंटे पहले नेतन्याहू ने सीजफायर के मसौदे पर मोहर लगाई थी, लेकिन अभी तक हमास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास अभी भी अपनी 2 शर्तों को लेकर अड़ा है। नंबर 1, याह्या सिनवार के शव की मांग। नंबर 2, एक बंधक सैनिक के बदले 500 से ज्यादा कैदियों की रिहाई। दरअसल हमास की कैद में मौजूद बंधकों में कई इजरायली सैनिक भी हैं। ऐसे में उनके बदले हमास 500 से ज्यादा कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है, जिस पर बात नहीं बनती तो शायद हमास इस मसौदे को वापस भेज सकता है। ये डर हाल में एंटनी ब्लिंकन के बयान में भी साफ साफ नजर आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम हमास के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो नहीं मिल जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। अगले कुछ घंटे, दिन या हफ्ते में कुछ भी जवाब आ सकता है। माना जा रहा है कि हमास सीजफायर को अटका सकता है। यही वजह है कि इजरायल ने अब भी गाजा और वेस्ट बैंक पर हमले बंद नहीं किए हैं। ये उत्तरी गाजा का वीडियो है, जहां इजरायल 15 जनवरी की सुबह से ही बमबारी कर रहा है, जिसमें 57 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में भी इजरायल ने ड्रोन हमला किया। यह हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया, जिसमें 6 लोग मारे गए। और पिछले महीने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ लागू किया। उसके बाद उन पर महाभियोग चलाया गया। 15 जनवरी को पुलिस ने उन्हें घंटों के संघर्ष के बाद गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को दूसरी बार गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को पहले यून सुक योल के समर्थकों से टकराना पड़ा। करीब 3000 पुलिसकर्मियों ने सियोल की सड़कों पर घंटों तक योल के समर्थकों की भीड़ में जगह बनाकर राष्ट्रपति भवन जाने का रास्ता तैयार किया। इसके बाद 3000 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़े, लेकिन यहां योल की सिक्योरिटी से संघर्ष करना पड़ा। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पुलिस के लिए नहीं खोले गए, तो फायर ब्रिगेड की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया और दीवारों पर सीढ़ियां लगाकर पुलिसकर्मी राष्ट्रपति भवन परिसर में कूद गए। इससे पहले भी राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड्स ने राष्ट्रपति योल को गिरफ्तार करने से रोकने की कोशिश की थी। हालांकि इस बार टकराव के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। योल अपने हन्नाम डोंग के बंगले में पिछले कई हफ्तों से छिपे हुए थे। उन्हें पकड़ने के लिए 3000 से ज्यादा जांचकर्ता और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए थे। यून को हिरासत में लेने के लिए कोर्ट का आदेश जारी हुआ था। इसके बावजूद प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस ने कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस ने योल के बंगले को कटीले तारों से घेर दिया और रास्तों को बसें खड़ी कर बंद कर दिया। और अब ठगी की वो हैरत अंगेज कहानी जो अमेरिकी एक्टर ब्रैड पिट के नाम पर की गई। साइबर अपराधियों ने फ्रांस की एक महिला से 7 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए। सवाल यही है कि आखिर ब्रैड पिट के नाम पर इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे हुई। 7 करोड़ 40 लाख रुपए। फ्रांस में एक महिला से 7 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए गए। ये बड़ी और हैरतअंगेज ठगी अमेरिकी एक्टर ब्रैड पिट के नाम पर की गई। इस ठगी को साइबर ठगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अंजाम दिया।
ये है 53 साल की एनी। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं। साइबर अपराधियों ने न सिर्फ इनकी पूरे जीवन की कमाई हड़प ली, बल्कि एनी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। साइबर ठगों ने 2023 में एआई की मदद से ब्रैड पिट बनकर सोशल मीडिया पर एनी से संपर्क किया। साइबर ठग एआई की मदद से एनी को ब्रैड पिट की तस्वीरें भेजते रहे। साइबर ठगों ने ब्रैड पिट बनकर एनी से अफेयर का नाटक किया। एनी ठगों को ब्रैड पिट समझकर 1 साल तक बात करती रही। इसके बाद 2024 में एनी के साथ वो हो गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2024 में ठगों ने ब्रैड पिट की मां बनकर एनी से संपर्क किया। ठगों ने एनी को ब्रैड पिट की ये तस्वीर भेजी जिसमें ब्रैड पिट अस्पताल के बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ठगों ने ब्रैड पिट की मां बनकर एनी को बताया कि ब्रैड पिट को कैंसर है, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। ठगों ने एआई की मदद से एनी को इस तरह की कई तस्वीरें भेजी जिसमें ब्रैड पिट अस्पताल से पोस्ट कार्ड के जरिए एनी के लिए प्रेम का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर अपराधी जो एनी से ब्रैड पिट की मां बनकर बात कर रहे थे, उन्होंने वादा किया कि कैंसर को मात देते ही ब्रैड पिट एनी से शादी कर लेंगे। एनी इस झांसे में आ गई। उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया। सेटलमेंट में एनी को 7 करोड़ 40 लाख रुपए मिले, उसे उन्होंने ठगों को दे दिया। एनी की बेटी ने उन्हें वक्त रहते समझाने की कोशिश की थी कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है, लेकिन एनी ने बेटी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद बेटी की आशंका सच साबित हुई। एनी के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई। एनी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। वो 3 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी हैं। तबीयत खराब रहती है। क्राउड फंडिंग के जरिए साइबर अपराधियों से कानूनी जंग लड़ रही हैं। एनी की ये कहानी पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।